पर पत्नी को ये 3 बातें कभी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास से जुड़ा होता है। पति को चाहिए कि वो अपनी स्त्री से कोई कपट ना करे, कोई बात ना छुपाए। पत्नी को भी अपने पति से किसी तरह का कोई कपट नहीं रखना चाहिए, तभी आपस में प्रेम बढ़ता है। जब एक दूसरे पर विश्वास होगा तभी प्रेम होगा। लेकिन अपनी पत्नी को सब कुछ देना, सब कुछ बता देना, पर ये 3 बातें कभी मत बताना, वरना आप भी मुसीबत में पड़ोगे और आपकी पत्नी भी। तो ऐसा काम क्यों करना जिसे करने से स्वयं पर ही मुसीबत आए। तो आइए वे 3 बातें कौन सी हैं समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है, एक नगरी में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन नहीं जुटा पाता था। और कहते हैं, गरीबी देहधारियों के लिए एक अपमानकारी दुख है। बिना धन के गृहस्थी की गाड़ी चलना बड़ा मुश्किल है। मित्रों, वो गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी भोजन मिल जाता, कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अजी अपने पास तो धन है नहीं, सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर पर बनी रहूंगी, आप धन कमाने के लिए परदेश चली जाइए। इस प्रकार से हमारा गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वो धन बेकार है। बैठकर खाने से मनुष्य त्रिलोक की संपत्ति भी कुछ ही समय में खा लेता है। इसलिए रोजगार तो होना ही चाहिए। यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो किस तरह से अपने बच्चों को पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। दर्शक बंधुओं, पत्नी के बार बार निवेदन करने पर वो गरीब आदमी धन कमाने की उम्मीद लेकर घर से निकल पड़ा। पहले के समय में ज्यादातर आदमी पैदल सफर करते थे। जगह जगह घने जंगल हुआ करते थे। जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। दूर की यात्रा तय करके आ रहा था। बेचारा थका हारा था। सो उसने देखा कि एक जगह एक घनी छायादार बरगद का वृक्ष खड़ा है। उस बरगद की लंबी लंबी शाखाएं थी, उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वो गरीब आदमी उस बरगद के नीचे बैठकर आराम करने लगा। बरगद के नीचे वो आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक बिलाव आया और वो बिलाव उसी बरगद के ऊपर चढ़ गया। गरीब आदमी उस बिलाव को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि ये बिलाव इस बरगद पर क्यों चढ़ा और ये क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस बरगद की डाल पर घने पत्तों के बीच हंस हंसनी का घोंसला था। घोंसले में हंस और हंसनी के बच्चे रखे हुए थे। बिलाव को देखकर हंस और हंसनी के बच्चे डर के मारे चेंचे करने लगे। गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट बिलाव इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देखा है, अगर मैं इन्हें नहीं बचाता हूं तो मुझे भारी पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे किसी के हो। बच्चों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। उधर बिलाव उन बच्चों के घोंसलों के नजदीक पहुंच जाता है। तभी वो गरीब आदमी उठा और झट से बरगद पर चढ़ गया। उसने उस बिलाव को मारकर नीचे फेंक दिया। बिलाव को मारने के बाद वो फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। हंस और हंसनी के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस आदमी के लिए मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। इधर हंस और हंसनी उसी समय अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को अपने पास आया देखकर हंस हंसनी के बच्चे बहुत खुश होते हैं और वे उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य लेटा है, ये मनुष्य तो आज हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर बिलाव आया था। इसी मनुष्य ने उस भयानक बिलाव को मारकर हमारी जान बचाई है। हम इसके ऋणी हो गए हैं। यदि ये इंसान उस बिलाव को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर हंस हंसनी बड़े खुश होते हैं। हंस हंसनी उस गरीब आदमी के पास पहुंचे और बोले, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहां जा रहे हो? हंस और हंसनी के पूछने पर वो गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीबी का मारा आदमी हूं और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का हारा थका था, सो इस बरगद की शीतल छाया में बैठकर आराम करने लगा। तो मैंने देखा कि एक दुष्ट बिलाव तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। हंस हंसनी बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है।
संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों की होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही तो जा रहे हैं। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाएंगे। तब उन्होंने बताया कि हम दोनों हंस और हंसनी नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा सच्चे मोती खाते हैं और सुना है कि ये मोती मनुष्यों के बाजार में बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से ही यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहो। हम तुम्हें इसी तरह से रोज ये कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। हंस और हंसनी की बात सुनकर वो गरीब आदमी खुश हो जाता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। मित्रों, वो गरीब आदमी हंस हंसनी से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस बरगद के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और हंस हंसनी के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो हंस और हंसनी निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों का रक्षक मिल गया था। अब वे निश्चिंत होकर सुबह अपने घोंसले से निकल जाते थे भोजन के लिए और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित पाकर वे बड़े खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और उससे कुछ मोती लाकर दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे हंस और हंसनी की नौकरी करते हुए उस मनुष्य को 6 महीने बीत गए। इधर हंस और हंसनी के बच्चे भी जवान हो गए। उधर उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने हंस हंसनी से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारे बाल बच्चे कैसे हैं। तब हंस हंसनी बोले, हे भाई, अब तुम निश्चिंत होकर के अपने घर जाओ और अपने बाल बच्चों से मिलो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने लायक हो गए हैं, अब इन्हें कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो, कभी तुम्हें हमसे मिलने की इच्छा हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर हंस और हंसनी उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। वो गरीब आदमी उन मोतियों को लेकर अपने घर लौट जाता है। गरीब आदमी उन मोतियों को अपने साथ में लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने भी सच्चे मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पिया जी, तुम ये कीमती मोती कहां से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया, हे प्रिय, मैं बीते 6 महीने से एक हंस और हंसनी की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे ये सच्चे मोती दिए हैं। ये मोती बहुत कीमती हैं, इन्हें बेचकर हम अपना घर बनवाएंगे, अपने बाल बच्चों को अच्छे वस्त्र लाएंगे और तुम्हारे लिए गहने बनवाएंगे। मित्रों, अब तो वो आदमी उन सच्चे मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना घर बनवाने लगा और आनंद की जिंदगी जीने लगता है। मित्रों, उसी राज्य का एक राजा था, राजा अनंग सिंह। एक दिन राजा अनंग सिंह को बहुत ही असाध्य रोग हो गया। दूर दूर से वैद्य हकीम आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से राजा का इलाज शुरू कर दिया, मगर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी की औषधि राजा को ठीक नहीं कर पाई तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी तो बच सकती है अगर आपको हंस का मांस मिल जाए तो। अगर आप किसी हंस का मांस खा लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार अपने वैद्य की बात सुनकर राजा अनंग सिंह ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी, जो कोई उसे हंस लाकर देगा उसे सोने की असरफियां दी जाएंगी। धीरे धीरे ये बात राजा अनंग सिंह के पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग हंसों की तलाश में इधर उधर चले गए, पर किसी को भी हंस नहीं मिली। मित्रों, एक दिन की बात, उस गरीब आदमी की स्त्री अपनी पड़ोस में कुछ स्त्रियों के बीच में बैठी बात कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थी तो बातों ही बातों में हंसों की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, राजा साहब ने हंस का बच्चा लाने का आदेश दिया है। हंसों को लाना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसने अन्य महिलाओं के मुंह से सुना कि यहाँ के राजा साहब बीमार हैं और राजा साहब ने यह घोषणा की है कि जो कोई उन्हें हंस का बच्चा लाकर देगा, राजा साहब उसे सोने की मोहरों से माला माल कर देंगे। ये बात सुनकर उस गरीब आदमी की स्त्री कहने लगी, अरे बहनों, हंसों को लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरा पति तो 6 महीने हंसों की नौकरी करके आया है। वो एक नहीं, अनेकों हंसों को ला सकता है। प्रिय मित्रों, उसके इतना कहने के बाद उस आदमी की पत्नी अपने घर को चली आई। उस स्त्री के मुख से अपने पति के बारे में जो इतनी तारीफ सुनी थी, उन स्त्रियों ने जाकर यह बात अपने अपने पतियों से कही
और दूसरी स्त्रियों से कह दी। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो हंसों के पास नौकरी करके आया है। अब तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस आदमी को पकड़वा लिया और उससे कहा कि आप तो हंसों के पास रहे हो, हमारे लिए एक हंस का बच्चा लाकर दे दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। इतनी बात सुनकर वो आदमी घबरा गया। कहने लगा, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको हंस के बच्चे लाकर नहीं दूंगा। मैंने तो उनकी जान बचाई है, रक्षक ही भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने पर राजा अनंग सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर तुमने हंस का बच्चा लाकर नहीं दिया, तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। मित्रों, कहते हैं आज भी सबसे ज्यादा कमजोर इंसान यहीं पर पड़ता है। जहां उसके बच्चों की सुरक्षा को लेकर बात आ जाए तो वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा के मुख से इन बातों को सुनने के बाद वो गरीब आदमी एकदम से घबरा उठा। उसने सोचा कि अब मुझे कुछ भी करके हंस का बच्चा लाकर देना ही होगा। अब तो वो घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा। कहने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं, तुमने हमारे बारे में ये बातें बाजार में उन औरतों से जाकर क्यों कही। और यही बात धीरे धीरे राजा अनंग सिंह तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं, जिन हंसों ने हमें खाने को भोजन दिया, रहने को घर दिया, पहनने को वस्त्र दिए, मैं उन्हीं के साथ गद्दारी कैसे कर दूं। तुमने ये बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। कहते हैं अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। नंबर 1, आपके घर में कितना धन है, आपकी कमाई का स्रोत क्या है, ये बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। नंबर 2, घर में अपने आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, आपसी लड़ाई झगड़े की बातें, आपसी मतभेद की बातें, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर अपना मौका भुनाते हैं। नंबर 4, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना कहें, अपनी उन्नति का राज औरों को ना बताएं। जिन बातों के कहने से पति पर या परिवार पर दुख आ जाए, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खास करके उन बातों को अपनी स्त्री से ना कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो, आपसी रिश्ते खराब होते हो। क्योंकि कहते हैं स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है। वो गरीब आदमी बोला, प्रिय तुम्हारी ये गलती है, हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर के अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब मुझे राज आज्ञा है, हंस का बच्चा लाकर देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। कहते हैं दुनिया में कृतज्ञ आदमी सबसे घटिया माना जाता है। ऐसे आदमी को परमात्मा भी क्षमा नहीं करता। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने बचाया, अब उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल दूं। पत्नी कहने लगी, पिया अब जो भी है, हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है तो ये पाप करना ही पड़ेगा। मित्रों, अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वो गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उन्हें हंस के बच्चों की झोपड़ी डालकर देखभाल करता था। मित्रों, उधर जब हंस और हंसनी और उसके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर हंस हंसनी कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों होते हो? वो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से ऐसा कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाए? लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वो लौटकर नहीं आएगा, वो यहाँ के राजा का भोजन बन जाएगा। यहाँ का जो राजा है वो बीमार पड़ गया है और वैद्यों ने उसे हंस के बच्चे का मांस खाने को कहा है। इसलिए तुम में से किसी एक के लिए वो लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो चले जाओ। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वो आदमी बहुत ज्यादा मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वो आदमी उस बरगद के नीचे आता है और हंसों के लिए अपना दुख बताता है। तब हंस हंसनी कहते हैं, हे भाई,
तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। मित्रों, अब तो वो गरीब आदमी उनमें से एक हंस के बच्चे को लेकर चला जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उसे एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कह देता है और कहता है, हम इसे सुबह निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके मांस को खा जाएंगे। मित्रों, नौकर इधर पिंजरा लेकर महल में रख देता है। इधर क्या होता है, राजा अनंग सिंह का एक बेटा था। वो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे कुछ नहीं पता था कि ये हंस पिता को खाने के लिए लाया गया है। वो अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था। एक सुंदर से हंस को पिंजरे में बंद देखा तो राजकुमार उसके साथ अटखेलियां करने लगा। तभी राजकुमार का एक दोस्त कहता है, मित्र, इस पक्षी को बाहर निकालो, हम इसके साथ खेलेंगे। ये पक्षी हमें उड़कर दिखाएगा। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार अपने मित्र की बातें सुनने के बाद में राजकुमार ने उस बच्चे के लिए पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो पिंजरे को खोलता है तो वो हंस का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस हंस को छोड़ दिया है। ये बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने तुरंत राजकुमार को अपने पास बुलाया और गुस्से में उससे बोला, ए नादान बालक, तूने उस हंस के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वो उड़ जाएगा। मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को उस पर बड़ा क्रोध आता है। राजा उसे देश निकाला दे देते हैं। राजा के सैनिक राजा के बेटे को ले जाकर उसके राज्य की सीमा से बाहर कर देते हैं। उधर वो हंस का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि मुझे राजा के बेटे ने आजाद कर दिया है। हंस हंसिनी ने जब अपने बेटे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, पर स्वयं संकट में फंस गया। उसके दुष्ट पिता ने उसे देश निकाला दे दिया है। अब उसकी जिंदगी का भार तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ, जाकर उसकी मदद करो। हंस का बच्चा उस राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही समझ जाता है कि यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, हे पक्षी, तेरी वजह से मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तब हंस कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मित्रों, अब तो राजकुमार खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक पक्षी ही सही, कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। अब तो वो हंस और राजकुमार दोनों उस राज्य में घूमने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों राजा के जनाने बाग में पहुंच जाते हैं। उसी बाग में वहां के राजा की कन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम था बेला। राजकुमारी बेला बड़ी ही सुंदर थी। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं पूरे शहर में हुआ करती थी। राजकुमार और वो हंस उस बगीचे में ठहरे हुए थे। उधर राजा की कन्या बेला अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए आती है, तो राजकुमारी को देखकर राजकुमार तो छुप जाता है और वो हंस राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर हंस को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वो उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन वो हंस उसकी पकड़ में नहीं आता है। इधर राजकुमारी बेला की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बाग में व्यतीत करके राजकुमारी अपने महलों को लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर पागल हो गया था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब हंस ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे कुछ भी करके उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब जी नहीं पाऊंगा। हंस बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखिए, मैं पता लगा कर आता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और उसे कैसे मिल सकते हैं। मित्रों, अब तो हंस राजकुमारी बेला के पास जाता है। राजकुमारी के अंतापुर में चारों तरफ सैनिक लगे हुए थे, लेकिन हंस तो ऊपर से गया था और वो जाकर राजकुमारी की छत पर बैठ जाता है। वहां से सब नजारा देखता रहता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि इस प्रकार तो राजकुमारी से मिलना बड़ा मुश्किल है। तुम एक काम करो,
अपना रूमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रूमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसका दुपट्टा ले आऊंगा। मित्रों, अगले दिन हंस राजकुमार का रूमाल लेकर जाता है और राजकुमारी के पास रखकर चला आता है और राजकुमारी की और उधर से राजकुमारी की चुनरी साथ ले आता है। दर्शक बंधु, इधर सुबह का समय हुआ। राजकुमारी बेला नींद से जागती है। जब वो अपने दुपट्टे को नहीं देखती है और अपने पास रखे रूमाल को देखती है तो एकदम से राजकुमारी समझ जाती है कि रात्रि में जब मैं सो रही थी तब जरूर कोई पुरुष मेरे कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रूमाल रखा हुआ था। राजकुमारी एकदम व्याकुल हो गई। उसने अपने सभी नौकर चाकरों को, सिपाहियों को सावधान कर दिया। रात्रि में मेरे पास कौन आया था? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब तो राजकुमारी के महल की चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई। अगली रात होती है तो हंस फिर राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर चला आता है। चिट्ठी में लिखा था, हे राजकुमारी, मैं जब से तुम्हें मैंने देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। मित्रों, अगले दिन राजकुमारी जब सोकर उठती है और चिट्ठी को पढ़ती है तो अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है। मगर बगीचे में तो कोई पुरुष नजर ही नहीं आ रहा था। वहां तो सिर्फ वही हंस घूम रहा था जो उस दिन उसने देखा था। हंस ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। पहले वचन दो कि तुम ये बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को तुम बंदी नहीं बनवाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि मैं बंदी नहीं बनाऊंगी, मुझे उससे मिलाओ। मैं देखना चाहती हूं कि वो कौन है जो मेरी इतनी सख्त चौकसी के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुंच गया। तब हंस ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बड़ा सुंदर था। उसकी सूरत को देखकर राजकुमारी भी उस पर लट्टू हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास में आकर बैठ जाता है और बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी तुम मेरे कमरे तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल में चाहत हो तो फिर कोई कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। मित्रों, जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार अपनी पूरी कहानी उसे सुनाता है। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद में राजकुमारी के मन में फिर उसके लिए सहानुभूति हो जाती है। मित्रों, अब तो रोजाना राजकुमारी बेला उस राजकुमार से मिलने उसके बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारे साथ मेरे पिता मेरा विवाह राजी से तो नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूं और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। दर्शक बंधुओं, फिर वही होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर चली जाती है और दूसरे राज्य में जाकर एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते काफी दिन बीत गए। वो हंस भी उन्हीं के साथ रह रहा था। एक दिन क्या होता है, उसी राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस हंस का एक पंख जल जाता है। तब हंस ने कहा, देखिए मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब तो आपके पिता की गुस्सा शांत हो चुकी होगी। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब भी आपको अपनी बहू के साथ में देखेंगे तो आपको अपना लेंगे। मेरा एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख उगने का इंतजार करता हूं। जब मेरा पंख दोबारा उग आएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। मित्रों, इस प्रकार से वे दोनों, राजकुमार और उसकी पत्नी, अपने नगर के लिए चल देते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीचों बीच में पहुंचती है तो क्या देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता था। कई बार उस चूहा के लिए उस मल्लाह ने हटा दिया तो राजकुमार सोचने लगा, अरे ये बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है तो चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इसके लिए चढ़ जाने दो,
तो मित्रों, राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहा के लिए अपनी नाव पर चढ़ लेने दिया। जैसे ही चूहा उस नाव के अंदर जाता है तो नाव में अंदर जाकर छुप जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में क्या देखते हैं कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगता है। मित्रों, उसी चूहे ने उस नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था। इसी वजह से नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी के अंदर घुसने लगी। धीरे धीरे जब नाव डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के प्रभाव से राजकुमार बहता हुआ पानी की धार में बहुत दूर पहुंच गया। इधर राजकुमारी बेला भी उसी पानी में बहती बहती एक राजा के बगीचे में जाकर पहुंची। उस बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वो ये खबर राजा को पहुंचाता है। राजा जब उस सुंदर लड़की को देखता है तो वो उस पर मुग्ध हो जाता है और उस सुंदर राजकुमारी को देखकर वो वहां से उसे उठाकर अपने महल में ले आता है और राजवैद्यों से उसका इलाज करवाता है। मित्रों, जब कुछ दिन बीत जाते हैं, राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वो देखती है कि राजा उसके सम्मुख खड़ा है। राजा ने राजकुमारी बेला की सूरत को पहले ही निहार रखा था। अब तो वो राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े ऐसो आराम के साथ में रहो। मित्रों, राजकुमारी बेला जो थी वो बड़ी ही बुद्धिमान थी। राजकुमारी ने अपने मन में विचार किया, यदि मैं इस समय राजा के लिए विवाह करने से मना करती हूं तो राजा मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए मोहलत मांगी कि थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब तो राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन करवाने लगी। मित्रों, अब क्या होता है, उसका जो पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वो बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। जैसे ही वो राजकुमार वहां पर पहुंचा तो राजकुमारी उन गरीब असहाय लोगों को भोजन करा रही थी। तो एकदम से राजकुमारी उसे देखकर पहचान लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने एकांत में अपने राजकुमार के लिए बुलाया और सारी बात राजकुमार के लिए कह सुनाई और कहा, हे स्वामी, आप आराम से यहीं पर रहिए, इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिल जाएगा तब हम यहां से भाग चलेंगे। मित्रों, राजकुमार उसकी बात से सहमत हो जाता है। दर्शक बंधु, वो राजकुमार भी राजा का नौकर बनकर उसी के महल में रहने लगता है और राजकुमारी बेला की सहायता करने लगता है। वो भी राजकुमारी के साथ में गरीब असहाय लोगों को भोजन परोसकर देने लगा। लेकिन ये बात उस राजा को नहीं मालूम थी कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उस राजकुमार के लिए अपना नौकर समझता था। दर्शक बंधु, इस प्रकार से राजकुमारी बेला राजकुमार के साथ चिड़ियों को दाना चुगाती थी। एक दिन वही हंस राजकुमारी के यहां दाना चुगने आता है। अब तो उसका पंख जमा आया था। जब वो दाना चुगने आता है तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लेता है। दर्शक बंधु, राजकुमारी बेला ने उस हंस को देखा तो उसकी आंखों में एकदम आंसू छलक आए। उन्होंने उस हंस को पूरी कहानी सुनाई कि हम इस प्रकार से यहां पर फंस चुके हैं और यहां के राजा के लिए भी नहीं पता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तब वो हंस कहने लगा, हे राजकुमार, आप किसी प्रकार कोई चिंता मत करो। आज इस राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम उसी समय तुम्हें यहां से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। मित्रों, वही हुआ। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी निद्रा में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय पर मौका देखकर राजकुमारी और राजकुमार उस महल से निकल चलते हैं और वहां से निकलकर रात ही रात में वो राजकुमार अपने पिता अनंग सिंह के राज्य में पहुंच जाता है। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर के राजकुमार का पिता अब बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने पुत्र को देश निकाला देकर बहुत ही बुरा किया। वो बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, हे पिताजी, मेरी जान, मेरी रक्षा उसी हंस ने की जिसे तुम मारकर खा जाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं।
उसी ने मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से उस हंस की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है और उसी दिन से राजा ने यह प्रण किया कि आज से कोई भी हमारे राज्य में पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सारे लोग पशु पक्षियों को दाना चुंगाएंगे। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।